डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं फिजिक्स का एक पेपर हुआ है। इसका जो है हम देख लेते हैं कैसा पेपर आया हुआ है। ये आपका राइट द नेम ऑफ द मोस्ट वीक फंडामेंटल फोर्स। मोस्ट वीक की बात कर रहा है, मोस्ट वीक और साथ में फंडामेंटल, तो कौन सा है वो? ग्रेविटेशनल फोर्स है, या फिर आप ग्रेविटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका सिंपल सा आंसर हो गया। बहुत एक नंबर में कितना लिखोगे, जितना पूछेगा बहुत ही तरीके से पूछेगा। एमसीक्यू कहीं पे आते हैं, कहीं पे इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कहीं पे एमसीक्यू के साथ में ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। मैंने बहुत सारे पेपर्स भी अपलोड किए हैं जिनको आप पढ़ करके अपनी तैयारी कर रहे हैं, और आपको एक नॉलेज तो मिली होगी कि इस तरह के पेपर्स में क्वेश्चंस आते हैं। और अगर आपने पढ़ लिया है तो बहुत सारे बच्चों ने तो कमेंट में ये कहा है कि सर हमने आपके 2-3 पेपर पढ़े थे और हमारे डिस्ट्रिक्ट में अप्रोक्सीमेटली सारे क्वेश्चंस मैच हो गए। तो अपने अपने जो भी हम जाल कहीं से भी पेपर आपको अवेलेबल करा रहे हैं तो उसको ज़रूर पढ़ें, ताकि आप लोग जो अपने पेपर में परफॉर्म भी कर पाए, साथ ही साथ इन टाइप के क्वेश्चंस को प्रिपेयर भी कर पाए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आपसे पूछा गया है हु प्रोपोंडेड द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। सभी को आंसर पता होना चाहिए। ये तो इससे इजी क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से कभी पूछेगा भी नहीं, इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो वो ये कौन थे? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम आप जानते हो। थ्योरी ऑफ जो रिलेटिविटी दी थी, किसने दी थी? अल्बर्ट आइंस्टीन ने दी थी। ठीक है, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे? अल्बर्ट आइंस्टीन। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है यहाँ पे, राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पावर। वेरी गुड क्वेश्चन। पावर जो लिखते हैं हम क्या लिखते हैं? पी इक्वल्स टू एफ इंटू वी, फोर्स इंटू वेलोसिटी। देन फोर्स का आपको डायमेंशनल फॉर्मूला अच्छे तरीके से याद होना चाहिए कि जिसका एम एल टी माइनस टू होता है। अगेन जो है आपका वेलोसिटी जो वी है आपका, ये फोर्स का बता दिया मैंने आपको, और वी जो वेलोसिटी है यानी कि वेग है, इसका होता है एल टी माइनस वन। ठीक है, अब इसको कंबाइन कर लीजिए, क्या आ जाएगा आपके पास में? इन दोनों को इंटू करना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा? एम एल टी माइनस टू इन टू एल टी माइनस वन। क्लियर हुआ आपको? अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास? ये m तो आ गया, m की पावर 1 है ही, और l कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, आपका l कितना आ जाएगा यहाँ पे? एक l ये है, एक l ये है, तो l का पावर 2 आ गया। तो L2 और t कितना हो जाएगा? तो t आपका जो है ये माइनस का है। ठीक है, और ये भी आपका माइनस का है, तो ये कितना हो जाएगा? t माइनस टी। तो ये आपका फॉर्मूला बना पावर का, डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, ml2t-3। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया आपसे, उसमें क्या पूछा गया है? राइट द सिग्निफिकेंट फिगर इन 23.023। Here after point and before point are digits, then the total number are significant, then 1, 2, 3, 4, and then 5. The significant figures are 5. Take another example, 0.0003. Then how many significant figures in this digit? So you can say it is, because you are finding uh, left side with 0 and the right side with one digit after point, then it is one significant figure. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपकी बात करते हैं इसमें, यहाँ पे क्या दिया गया आपसे? राइट फिजिकल क्वांटिटी डस द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व रिप्रेजेंट। अच्छा, आपसे पूछा है कि आप वो फिजिकल क्वांटिटी लिखिए जो वेलोसिटी और टाइम कर्व जो है प्रेजेंट करता है। कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को प्रेजेंट करता है? एक्सेलरेशन को। ठीक है, एक्सेलरेशन शॉर्ट में लिख दिया। एक्सेलरेशन को जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो यही इसका डेफिनेशन है और यही इसका कर्व शो करता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके, व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी? ये गलत मिस्टेक है, चलो कोई बात नहीं। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? तो द वेक्टर क्वांटिटी दैट हैज बोथ द मैग्नीट्यूड एज वेल एज ए डायरेक्शन इन फिजिक्स, राइट? एंड दीज आर द क्वेश्चंस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपसे क्या पूछा गया है? इफ वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 4i cap minus 3j cap plus 5k cap, then calculate the magnitude of vector A. Let revise the formula of magnitude. Then it could be mode of A, then it is under root of x square, then plus y square, then z square. Exactly. Then here is x is I and y is j and z is k. Now put in the values all. Here is 4, then square, minus 3 square, and then plus 5 square. Now solve it. Under root 4 4s are 16, 3 3s are 9, plus 25. Calculate these two. It could be 16 minus 9
it would be 7. 7 plus 25, again it's in under root, then it could be 32. Then it is in under root 32. अगेन इसके आप फैक्टर भी कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 2 ज़ा 32। अब ये सारे के सारे आपके ब्रैकेट में आ गए। कितने ब्रैकेट में है, तो 2 में से एक बाहर आ जाएगा, इसमें से एक बाहर आ जाएगा, यानी कि 2 इंटू 2 बाहर आ गया, अंडर रूट में 2 रह गया, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 अंडर रूट 2। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। कैलकुलेशन मिस्टेक देख लेना, होनी तो नहीं चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें क्या है आपका, राइट द वैल्यू ऑफ जी इन एस आई सिस्टम। अभी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात कर दी इसने, कौन सा, यूनिवर्सल कांस्टेंट है ये, इसकी वैल्यू क्या होती है एस आई सिस्टम में, न्यूटन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, या फिर आप लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी माइनस 2। देन अगेन क्या है, राइट द हुक्स लॉ। ये हुक्स लॉ तो आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, ये बड़े बड़े जब आप इंजीनियरिंग करने जाएंगे तब भी आपसे ये पूछा जाएगा, ये इसके ऊपर तो पूरे के पूरे ट्रोले ट्रैक्टर सारे गाड़ियां भी चलती है। ठीक है, तो हुक्स लॉ क्या है, हुक्स लॉ जो है सीधा सीधा बोलता है जो एफ है वो हमेशा जो है एक आपका जो किसी एक कांस्टेंट का, यानी कि एफ इक्वल्स टू क्या होता है, एफ इक्वल्स टू हम लिखते हैं के एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये के टाइम्स होता है डिस्प्लेसमेंट जितना भी हो और चेंज इन लेंथ जितना भी हो, ठीक है, उसके मल्टीप्लाई के बराबर। फोर्स जो है वो आपका कितना होता है, तो यहाँ पर जो है के टाइम्स होता है, ये कांस्टेंट है, के टाइम्स होता है डिस्टेंस जितना भी ट्रेवल करेगा उसका। ठीक है, बस ये सिंपल सा है हुक्स लॉ। अगर आप ज़्यादा थोड़ा सा और डेफिनेशन देना चाहते हैं तो यहाँ पर जो बोल सकते हो कि आप जो स्ट्रेन में संबंध बता सकते हैं, स्ट्रेन ऑफ द मटेरियल इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड स्ट्रेस विद इन ए इलास्टिक लिमिट, ये होता है आपका हुक्स लॉ। तो आप ये भी लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। देखो कितने बेसिक क्वेश्चंस हैं और कितने मस्त क्वेश्चन, और ये जो है ना आपको ग्रेजुएशन तक आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो आपको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होती है, ये जो है किसी ऑब्जेक्ट का जो है मेजरमेंट जो है बताता है, ये ऑब्जेक्ट का जो है आपको मेजरमेंट बताता है। ठीक है, बस इतना आप कह सकते हो कि सीधा सीधा ये मापक संख्या है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इस सिंपल वर्ड में अगर हम इसको लिखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा आपका, जो है इसको लिखते हैं स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। यहाँ पे लिख के देख लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, यहाँ पे आपका स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेन हो गया, और इसी को हम जो है डिफाइन कर देते हैं, यानी कि सीधा सीधा द मेजरमेंट ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप ऑफ द ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगर हम सिंपलेस्ट लैंग्वेज में बात करें तो, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज नोन एज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपसे क्या पूछा गया है, इसमें पूछेगा राइट पास्कल्स लॉ। देखो सारे बेसिक क्वेश्चंस, बहुत अच्छे क्वेश्चंस, इनको कहते हैं बेसिक क्वेश्चंस, जो आपने चैप्टर जब स्टार्ट करते हो तो वो बताता है। तो पास्कल लॉ क्या कहता है, पास्कल लॉ कहता है कि प्रेशर इज इक्वल टू द फोर्स डिवाइडेड बाय एन एरिया ऑन विच इट एक्ट्स। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में बताता जा रहा हूँ मैं आपको, हर एक चीज़ को मैं सिंपलेस्ट लैंग्वेज में बता रहा हूँ। अगर इसको और थोड़ा सा डिफाइन करोगे तो ये प्रेशर अप्लाइड ऑन ए एनक्लोज फ्लूड विल बी क्या हो जाएगा, विल बी ट्रांसमिटेड विदाउट ए चेंज इन मैग्नीट्यूड टू एवरी पॉइंट ऑफ द फ्लूइड टू इट्स वॉल ऑफ द कंटेनर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, आपसे क्या पूछा गया, देखिए इसमें पूछा गया है आपसे, राइट द फैक्टर अफेक्टिंग सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन को जो जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं बस उनके नाम आपको लिख देना है। तो सरफेस टेंशन को कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती हैं, तो नेचर ऑफ लिक्विड जो है वो कर देता है। ठीक है, और उसके अलावा जो है और क्या करता है फैक्टर, जो है नेचर ऑफ लिक्विड के अलावा सराउंडिंग ऑफ एनवायरनमेंट भी करता है और टेम्परेचर भी करता है। तीन चीज़ें जो है सरफेस टेंशन को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। दोबारा बोल दूँ तो दोबारा है आपका सबसे पहला जो है नेचर ऑफ लिक्विड, ठीक है, उसके बाद सराउंडिंग एनवायरनमेंट, और उसके बाद जो है आपका टेम्परेचर। तो ये तीन चीज़ें जो हैं आपके सबसे ज़्यादा जो है सरफेस टेंशन को क्या कहती हैं, अफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें देखिए क्या पूछा गया है, इसमें पूछ रहा है वाई आर द फ्रेम्स ऑफ बाईसाइकिल एंड रिक्शा मेड
हॉलो, अच्छा, इनको खोखला क्यों बनाते हैं? जो फ्रेम्स होते हैं ना बाइसाइकिल के, आप देखो पूरा रॉड नहीं होता, पूरा रोड नहीं होता, वो क्या होता है, खोखले जो होते हैं। जब आप उसकी पाइप को, आपने साइकिल तोड़ी होगी या टूटी हुई साइकिल आपको देखी होगी, तो फूकने जैसी होती है, ठीक है, जिसमें केवल होल होता है। और ये होल इस तरह का, ये रॉड होते हैं, ठीक है। आपको तो ये दिखाई नहीं देंगे बाइसाइकिल में, क्योंकि यहाँ पर जो है इनके बाद में यहाँ पे वेल्डिंग हो जाती है ना। तो इस तरह से आपका ये हैंडल बन गया, यहाँ पर आपकी सीट लग जाती है इस तरह की कुछ, है ना। और फिर आपका यहाँ पर व्हील हो जाता है, यहाँ पर पीछे भी आपका व्हील हो गया है, पैडल हो गया, और यहाँ पे बीच में आपको इसको सपोर्ट देने के लिए फिर से दो रोड लग जाती है। तो ये रॉड्स जो है, ये आपके क्यों बनाए जाते हैं हॉलो, ये रीज़न आपसे पूछा गया है। बहुत ही सिंपल सा इसका रीज़न होता है, और इसको आपको समझना भी चाहिए कि क्यों हॉलो बनाया जाता है। आप सिंपल भाषा में ये कह सकते हो कि जो आप, हम बाइसिकल का फ्रेम या रिक्शा का फ्रेम जो है होलो बनाते हैं, बिकॉज इट रिड्यूसेस द वेट ऑफ द रिक्शा और द बाइसिकल एंड मेंटेन्स, व्हाट मेंटेन्स द स्ट्रेंथ, ठीक है। तो स्ट्रेंथ जो है ये मेंटेन करता है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। रिड्यूसेस द वेट एंड मेंटेन्स द स्ट्रेंथ, अगर आप एक लाइन में शब्दों में समझाना चाहते हैं तो ये सबसे बेस्ट है। बाकी ये जो है, ये क्या करता है, इसमें एक और रीज़न भी दिया जाता है। ये जो है बाइसिकल और जो हॉलो बनाया जाता है, इनको ये क्या है, हाईएस्ट प्रेशर पे भी अपने आप को जो है मेंटेन कर लेते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप कहीं भी ऐसी जगह प्रेशर पे ले जाओ जिसका कोई एक्सट्रीम प्रेशर हो। जिस सराउंडिंग में आप रहते हैं, जिस सराउंडिंग में आप उसको चलाते हैं, तो वो एक्सट्रीम प्रेशर को भी झेल लेता है, ठीक है। तो ये भी चीज़ है एक, है ना। और स्ट्रेंथ जो है वो बहुत अच्छी देता है, साथ साथ में क्या कर देता है, वो आपका जो है उस रिक्शा का या फिर बाइसिकल का वेट जो है उसको भी कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया आपसे, राइट आइडियल गैस इक्वेशन। सभी को आइडियल गैस इक्वेशन याद होगी, तो क्या होती है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। यस, राइट आंसर सभी का। देखो कुछ बच्चे तो पढ़ते हैं एनआरटी। अब यहाँ पे मुझे देखो एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पे पी क्या है, वी क्या है, एन क्या है, आर क्या है, टी क्या है, आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूले में हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, तो न्यूमेरिकल में भी आप आसानी से कर पाओगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ड्राइव द फॉर्मूला टू फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी इन nth सेकंड। nth सेकंड में अगर कोई बॉडी जो है एक डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा वो आपको बताना है। तो वो क्या बोलते हैं हम, u प्लस ए एन माइनस, इस तरह से है ना आपका फॉर्मूला। उसको लिख ही लो यार आप, तो एस एन बराबर क्या होता है आपका, u प्लस में ए और एन 1/2, यही होता है ना फॉर्मूला। तो ये आपका हो गया, सॉरी एन माइनस 1/2 होता है ना। तो ये एस एन इक्वल्स टू यू प्लस ए, ब्रेकेट के अंदर एन माइनस 1/2, ठीक है। तो ये हो गया आपका, तो एन माइनस वन डिस्टेंस, इसमें क्या माइनस कर रहे हैं हम, देखो ये क्या होता है, nth सेकंड में जो हमने डिस्टेंस जो है ट्रेवल करी है, वो डिस्टेंस ट्रेवल इन n सेकंड जो है हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले को यूज करके। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड रीचेज ए वेलोसिटी ऑफ 30 सेकेंड मीटर पर सेकेंड इन 12 सेकेंड। टाइम दिया गया है आपको, मतलब वेलोसिटी नंबर 2 दी गई। इनिशियली वेलोसिटी तो इसने बोल दिया कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो यानी कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी तो इसने जीरो बोल दिया। ये चीज़ समझ में आ गई। देखो हमेशा आप जब क्वेश्चन को समझते हो, बस इतना ही आपको समझना है कि वो बोलना क्या चाहता है, उसके बाद आपसे कोई भी दिक्कत कभी भी नहीं होगी जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे बोल रहा है, जब ये इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गई, आपको दोनों टाइम देकर, इसमें क्या पूछ रहा है, वेलोसिटी v निकालना है आपको आफ्टर 7 सेकंड, तो 7 सेकंड बाद में जो है इसमें v जो है आपको निकाल देना है, यानी कि वेलोसिटी बता देनी है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है, तो आप सभी को पता है, ये तो हम मौजबानी यानी कि अपने मुंह पे याद रखते हैं कि एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट और इन मोशन, in object wants to remain in motion or a rest unless any external force applied on it। ये सिंपली मैंने आपको तोड़ फोड़ के बताया, मेरे को तो बहुत साल हो गए लॉ को पढ़े हुए, फिर भी आपको जो है मैंने गाइड कर दिया, आप समझ जाओगे। मतलब इसको कह सकते हैं कि कोई वस्तु जब तक गति में मतलब रेस्ट में रहना चाहती है तो रेस्ट में रहना चाहती है, गति में है तो गति में रहना चाहती है, तब तक कि कोई बाह्य फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई ना किया जाए, तो वही जो है न्यूटन्स का लॉ होता है, ठीक है। यही आप सिंपल वर्ड में लिख सकते हो। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें आपसे क्या पूछा गया, राइट नेसेसरी कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ
कॉनकरेंट फोर्सेस जो होती हैं, अगर ये इसको इक्विलिब्रियम कंडीशन में रखना है तो उसकी क्या कंडीशन हो सकती है? तो सम ऑफ ऑल द फोर्सेस मस्ट बी जीरो। क्या होना चाहिए? सम ऑफ ऑल द फोर्सेस मस्ट बी जीरो। उसके बाद में ए बुलेट ऑफ ए मैन एम इज फायर्ड, अच्छा, डिस्क्रिटली फ्रॉम ए स्टेशनरी but freely held gun of man M, what will be the recoil velocity of the recoil वाला क्वेश्चन है ये। रिकॉइलिंग वाले क्वेश्चंस तो पूछे जाते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना। फ्री फॉलिंग वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन ध्यान रखनी है। और बाकी बड़े क्वेश्चंस हैं जिनको सॉल्व करने में समय लग जाएगा, और इतना समय अभी नहीं है। आप लोगों को बहुत सारे सॉल्यूशंस देने हैं। कंटिन्यूसली आर्ट्स कॉमर्स साइंसेस सॉल्यूशंस इस चैनल पे चल रहे हैं, चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो, चाहे आपका आर्ट्स का हो, कॉमर्स का हो, साइंस का हो, उसकी कोई इशू नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर सारे के सारी चीज़ें ढंग से पढ़ाई जाती है। मतलब हम पढ़ाई को अच्छी तरह से निचोड़ के पढ़ते हैं। ये नहीं कि मैं साइंस ही पढ़ाऊंगा या फिर मैथ्स ही पढ़ाऊंगा या कॉमर्स ही पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको हर चीज़ पढ़ाई जाएगी। तो यहाँ पर चलते रहे और पढ़ते रहे। इन क्वेश्चन को जरूर देख लेना। एक जिले में जो हो चुका है पेपर, काफ़ी हमने क्वेश्चंस डिस्कस भी करें। थोड़ा सा आपको बेसिक्स जो है क्लियर होना चाहिए कि हम क्या चीज़ पढ़ रहे हैं, उसके बारे में किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या हमने बेसिक्स अपने सही किए हैं या गलत किए। तो इस तरह का आपका ये पेपर आया हुआ है। आप इस पेपर को जरूर एक बार देखें, एक बार प्रिपेयर करें अपने आप को, और इनके न्यूमेरिकल्स जरूर सॉल्व करें। बाकी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, कोई भी इशू होती है तो उसके लिए हमेशा कमेंट कर दिया करें।